ये जानकर शौक मत होना कि क्लास 9th का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग आज इस तरीके से पढ़ने वाले हैं कि चाहकर भी जिंदगी जन्म लग जाएगा लेकिन भूल नहीं पाओगे। क्योंकि आज हम पेपर के लिए नहीं बल्कि अपने लिए पढ़ने वाले हैं कि ये चैप्टर हमारे निजी लाइफ में कहाँ इस्तेमाल में आता है और किस तरीके से हम अपनी लाइफ बेटर बना सकते हैं इस चैप्टर का इस्तेमाल करके। आप खुद सोच कर देखो कि अगर आपको ये चैप्टर अपने लाइफ में इस्तेमाल कर लो तो पेपर में पूछा जाएगा तो भाई आप बाएं हाथ से लिख कर आ जाओगे। इतना इजी हो जाएगा ये चैप्टर आपके लिए। आइए शुरू करते हैं, लेकिन ये जान जाओ कि पहले इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, फिर वन बाय वन पूरे के पूरे साइंस के चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे और एक मिशन लेकर चलेंगे कि भाई जो आप और हमारी कम्युनिटी से जुड़ेगा, इस यूट्यूब चैनल से जुड़ेगा, किसी की औकात नहीं होगी ऑल इंडिया में कि वो आपसे और हम लोगों से ज़्यादा नंबर लेकर आ जाए इस क्लास 9th के अंदर। ये मिशन लेकर चलेंगे, लेकिन उसी के साथ साथ चलिए पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। शुरुआत करते हैं कि चैप्टर का नाम क्या है और इसका मतलब क्या है। देखो, चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर का मतलब क्या है? देखो, मैटर का काफी लोग मतलब ये सोचते हैं कि भाई जो हम रोड पे मैटर करके आ जाते हैं उसी का मतलब मैटर होता है। अगर ये मैटर आप पेपर में लिख कर आ गए तो जो मास्टर साहब है ना वो आपसे आकर मैटर कर लेंगे। तो हमें वो वाला मैटर नहीं लिखना है, वो तो मैटर है ही, हमें साइंस वाला मैटर लिखना है। साइंस वाला मैटर ये कहता है कि दुनिया में कोई भी चीजें हों जो थोड़ी बहुत जगह घेरती हो उसी को हम मैटर कहते हैं। जैसे कि ये पेन थोड़ी बहुत जगह घेर रही है, मैटर है। हम भी मैटर हैं, ये कपड़ा भी मैटर है, हमारा बाल भी मैटर है, फेफड़ा भी मैटर है, पेट भी मैटर है, मतलब सारा चीज मैटर है। दुनिया में जितनी भी चीजें, ये दीवार भी मैटर है, लाइट भी मैटर है, ये स्मार्ट बोर्ड भी मैटर है। आप जहां बैठे हो सारा चीज मैटर है। सुबह जाकर फ्रेश होकर आते हो ना तो जो निकलता है वो भी मैटर है। जी हाँ, दुनिया में जितनी चीजें हैं सब कुछ मैटर है। लेकिन ये जो मैटर है आपके चारों तरफ फैला हुआ है। आप यार कहीं भी हाथ रखते हो टेबल पर ना, टेबल भी मैटर है। हवा आपको लग रही है ना, हवा भी मैटर है। सारी चीजें मैटर है। ठीक, तो ये जो मैटर है यहाँ हमारे चारों तरफ है ना, मतलब सराउंडिंग में, तो उसी के बारे में पढ़ना है भैया। लेकिन अभी अगर आप इसको इंग्लिश में पढ़ने लग जाओ साइंस की भाषा में तो मुड़वक ऊपर से निकल जाएगा, समझ नहीं पाओगे। यहाँ पर मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड टेक अप स्पेस। अब मूड़ी खजुआओगे यार, मांस उस कहां से आ गया, मुर्गा उर्गा का। देखो, यहाँ मुर्गे की मांस की बात नहीं की जा रही। मांस का मतलब होता है कि कोई भी चीज है उसके अंदर कितना सामान भरा है, कितना पार्टिकल्स भरा है, कितना उसके अंदर कण भरे हैं, वही उसका मास होता है। जैसे ये पेन देख सकते हो, इस पेन के अंदर जितना पार्टिकल्स भरा होगा अगर माइक्रोस्कोप से देखोगे खूब झीन झीन के खूब छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई देंगे। तो वो जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हीं पार्टिकल्स ही छोटे छोटे करके बना होगा। अरबों खरबों ट्रिलियन, उसके आगे पता नहीं कौन सी गिनती आती, उतने पार्टिकल इसमें लगे होंगे। तो इतने पार्टिकल्स मिलाकर बना है, वही इसका मास है। समझ आया? अब ये जो मास होता है ये कहीं भी चेंज नहीं होता। जैसे आप हो, मतलब ये पेन है, इस पेन को अगर मैं लेकर चला जाऊं चांद पे, वहां पर इसका वजन नापूं और यहाँ पर नापूं तो वजन ना काफी कम आएगा चांद पर। क्योंकि आप यहाँ भले ही 100 किलो होगे, लेकिन अगर चांद पर चले जाओगे ना 10-20 किलो हो जाओगे, क्योंकि वहां पर ग्रेविटी ही नहीं। तो जो वेट होता है वो चेंज हो सकता है। काफी लोग वेट और मास को एक ही मानते हैं, ये गलत है। वेट जो है वो चेंज हो सकता है, मास चेंज नहीं होता। अब इसको अगर मैं यहाँ पर देखूं, इसके अंदर जितने पार्टिकल्स अभी भरे हैं उतने ही पार्टिकल्स चांद पर भी होंगे, ऐसा थोड़ी नहीं बदल जाएगा। तो इसका मास सेम हो गया। लेकिन अगर वेट की बात करें, अगर यहाँ पर ये 1 किलो का है तो वहां पर जाकर ये 10 ग्राम 100 ग्राम का हो जाएगा, इतना फर्क हो जाता है। तो मास कहीं भी चेंज नहीं होता, वेट चेंज हो सकता है। तो दुनिया में कोई भी चीज जिसके पास थोड़ा बहुत मास हो, यानी कि उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स भरे हो, और तो और अगर वो दुनिया में हल्की सी भी जगह घेर रहा है, सारा चीज मैटर है। समझ आया? अब ये मैटर हमारे चारों तरफ है, चाहे दीवार ले लो, चाहे पंखा ले लो, चाहे लाइट ले लो, चाहे लोहा ले लो, चाहे लकड़ ले लो, कोई भी चीज ले लो। यहाँ तक कि आपकी और हमारी वाली भी मैटर है, वो भी दुनिया में जगह घेर रही है, उसके पास भी कुछ मास है। अब जैसे अगर आप देखो कि ये फ्लावर हो गया ना, तो फ्लावर भी भाई कुछ जगह घेर रहा है, इसके पास कुछ मास है, तो ये भी मैटर है। ये पंखा देख रहे हो तो पंखा भी देखोगे मैटर है। पंखे से जो हवा निकल रही है वो भी मैटर है। लेकिन मोड़ी खजुआओगे कैसे? हवा यार कैसे मैटर हो सकता है? हवा कहाँ जगह घेरती है? हवा जगह घेरती है भौगा। कैसे घेरती है? अभी अगर आप इसको एक गुब्बारा में भर दो, देखो गुब्बारा फूल आया। अब वो फूला हुआ क्यों बना है? क्योंकि उसके अंदर हवा भरी है, हवा जगह घेर रही है, तभी तो फूला हुआ है। अगर हवा जगह नहीं घेरती तो कैसे फूला रहता? और जो हवा होती है उसके भी अंदर पार्टिकल्स होते हैं। इसी हवा को आप
एक शुद्ध इंग्लिश लैंग्वेज में गैस बोल सकते हो। काफ़ी लोग कहते हैं गैस हो गया ये। तो ये जो हवा होती है ये भी जगह घेरती है, इसके अंदर भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं, तभी जब हवा आकर आपसे टकराती है तो आपको हवा लगती है, मतलब अच्छा लगता है, कूलिंग टाइप का लगता है। अब ये कूलिंग वूलिंग क्यों लगता है ना, अभी आगे आप पढ़ोगे किस तरीके से भाई होता है। अब ये जो मैटर होता है, अगर इसे हम पार्टिकल्स के हिसाब से देखें, यानी कि जो छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, ये भाई 3 प्रकार का होता है आपके हिसाब से। एक होता है सॉलिड, यानी कि अगर क्लास 9 के हिसाब से पढ़ोगे, एक होता है लिक्विड, एक होता है गैस। ठीक है, सॉलिड का मतलब होता है कठोर, लिक्विड का मतलब होता है जैसे पानी होने टाइप का जो बह जाए, और गैस का मतलब आप जान ही रहे हो, पीछे जो गैस निकालते हो वो भी आपका गैस ही माना जाता है। तो ये तीनों मैटर हैं, जैसे ईंटा ले लो, चाहे आप पानी ले लो, चाहे पीछे जो निकाल रहे हो वही ले लो, ये तीनों की तीनों मैटर है, क्योंकि ये सब जगह घेरती है। ठीक है, अगर विश्वास ना हो रहा हो कि जो आप पीछे से निकालते हो वो मैटर है कि नहीं है, तो भाई एक बार वहीं गुब्बारा लगाओ, देखो गुब्बारा थोड़ा बहुत फूल आएगा, यानी गुब्बारा फूला, यानी कि वो भी कुछ जगह उसमें घेर रहा है। समझ आए? अब ये जो आपके पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत छोटे होते हैं, काफी छोटे होते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत ज्यादा मतलब थोड़ा बहुत पढ़ते होगे तो आप सुने होगे यार एटम नाम की कुछ चीज होती है। तो वो जो एटम होता है वो काफी छोटा होता है, और उसे आप आंखों से नहीं देख सकते, यहाँ तक कि माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। एटम को देखने के लिए ना एक रूम जितना बड़ा माइक्रोस्कोप लगता है, तब जाकर आदमी कहीं एटम देख पाता है, इतना छोटा एटम होता है। समझ आए? और आप सोच रहे हो ऐसे आंख से देख लूं इस पेन की क्या एटम है। समझ आए? अब ये जो एटम होते हैं, जब ऐसे खूब अरबों खरबों एटम मिल जाते हैं, तब जाकर एक ठो मॉलिक्यूल बनता है छोटा सा, तब उसी जाकर थोड़ा सा और बड़ा पार्टिकल बनता है। ये पार्टिकल भी इतना छोटा होता है आप आंख से नहीं देख पाओगे। समझ आया? मॉलिक्यूल भी इतना छोटा आप आंख से नहीं देख पाओगे। तो ये इतने छोटे होते हैं, तो उन्हीं को जोड़ जोड़कर एक वस्तु बन जाती है, उसी को हम कहते हैं क्या? मैटर कहते हैं। तो ये जो छोटे छोटे एटम्स मॉलिक्यूल्स होते हैं यही सब जोड़ जोड़ के बना देते हैं। अब इसी एटम मॉलिक्यूल में कुछ खासियत होती है, इसी पार्टिकल्स में कुछ खासियत होती है, जो कि सॉलिड को सॉलिड बनाता है, लिक्विड को लिक्विड बनाता है, और गैस को गैस बनाता है। लेकिन मूडी मत खजुआना, मैं बता रहा हूँ, अभी पूरा चीज आपको समझ में आएगा आगे। तो इसी को जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट पेज पर आप यहाँ पर ये देख सकते हो, जो पार्टिकल्स होते हैं उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक मतलब उसके कुछ गुण होते हैं, कुछ वो मतलब उसके अंदर कुछ शक्तियां होती हैं जो कि भगवान ने दे रखी हैं। कौन सी शक्तियां होती हैं? तो पहली शक्ति होती है भाई, पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो हमेशा मूव करते रहते हैं। चाहे इसके अंदर का पार्टिकल्स ले लो, ये भी मूव कर रहा होगा, पानी का पार्टिकल ले लो वो भी मूव कर रहा होगा, गैस का पार्टिकल ले लो वो भी मूव कर रहा होगा। लेकिन कैसे? अभी भी मूडी मत खजुआना, मैं आगे आपको बताता हूँ। आप सोच रहे हो अगर यार इसका पार्टिकल मूव कर रहा होगा तो ये आगे बढ़ जाना चाहिए, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? अभी आगे जानते हैं। इसके बाद देखोगे पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। जो एक दो पार्टिकल होते हैं उनके बीच थोड़ा सा गैप होता है, बहुत थोड़ा सा ही होता होगा लेकिन होता है। उस गैप को भी आप नहीं देख सकते आंख से, कभी कभी आप माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाओगे, इतना कम गैप होता है। पार्टिकल्स आर अट्रैक्ट ईच अदर। जो एक दूसरा पार्टिकल होता है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को हमेशा अट्रैक्ट करके रखता है। कुछ पार्टिकल्स होते हैं कम अट्रैक्ट करके रखे रहते हैं, कुछ पार्टिकल खूब तेजी से अट्रैक्ट करके रखे रहते हैं। जैसे कि आप देखोगे आपका और आपकी वाली का खूब अच्छा लगाव रहता है, लेकिन जब डिवोर्स हो जाता है या फिर अलग हुआ हो जाता है तो वही खिंचावपन कम हो जाता है। तो जब कम हो जाता है दोनों लोग दूर दूर हो जाते हो, जब खिंचाव जाता रहता है पास पास रहता है। तो ऐसा ही खिंचाव कुछ इनके बीच रहता है, पार्टिकल्स के बीच। अब कैसा खिंचाव रहता है एक एक करके पढ़ते हैं, क्योंकि ये जान जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही आपके इस चैप्टर की जान है। ठीक है, अब ये पार्टिकल्स हम पहले से चालू करते हैं। पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग, इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर दूसरे के बारे में, फिर तीसरे के बारे में। तो पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग का मतलब है क्या? जो पार्टिकल होते हैं वो कुछ काइनेटिक एनर्जी पास करते हैं। इफ अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, जो पार्टिकल होते हैं वो भाई थोड़ा तेज मूव करने लगते हैं, चाहे लिक्विड के चाहे गैस के। नहीं समझे ना इसका मतलब? देखो ये जो पार्टिकल छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जो छोटे छोटे ये पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स हमेशा थोड़ा 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 मूव करते रहते हैं। अगर इसका आप एग्जांपल देखना चाहोगे तो ये देखो, एक ठो कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है और ऊपर से मैंने एक ठो इंक की बूंद छुआ दी, मान लो गुलाबी कलर की इंक थी, तो ये देखोगे जो इंक रहती है वो पूरे में फैल जाती है। तो सिंपल सा मतलब ये है कि वो जो इंक की बूंदें हैं, वो इंक की बूंदें मूव कर रही हैं, तभी तो इसके अंदर जाकर फैल गई पानी के। अगर इंक की बूंदें यानी कि उसके पार्टिकल मूव नहीं कर रहे होते तो वो कैसे इस गिलास के अंदर पूरा फैल पाती? नहीं फैल पाती। और अच्छा एग्जाम्पल लेना चाहते हो? जैसे कि मान लो आप और आपका भाई है, वो एक रूम में बैठे हो, आराम से बैठे हो, कोई दिक्कत नहीं है।
एक सोफा पे बैठे हो और आपका छोटा वाला भाई थोड़ा दूर पर है, आप थोड़ा दूर पर हो, तो आपका छोटा वाला भाई मस्ती थोड़ी सूझी, वो पाद दिया। अब मान लो अगर वो पाद दिया ऐसे, मतलब मान लो तेजी से पाद आ रही है तो धीरे धीरे करके सुक 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 करके मान लो ऐसे निकाला। अब जब वो निकालता है ताकि पता ना चले कि ये पादा है, तो जब वो निकाल दिया पाद पूरी तरीके से, तो कुछ सेकंड बाद आप देखोगे ऐसे करोगे तो थोड़ी 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 स्मेल आने लगती है। यानी कि उसके जो पाद के एटम्स मॉलिक्यूल हैं वो आपके नाक जो वॉल है उस पर आकर टकरा रही हैं, तभी तो आपको महक फील होने लगी। तो आप देखोगे इसके जो पाद के एटम्स मॉलिक्यूल्स थे वो कैसे आप तक ट्रेवल करके आ गए। इसका मतलब है कि जो पार्टिकल्स यानी कि एटम मॉलिक्यूल होते हैं वो थोड़े थोड़े हमेशा मूव करते रहते हैं। समझ आया ना? तो अपने भाई समझ सकते हो, अगर वो पादा तो आप तक अगर स्मेल चली गई तो सिंपल सी बात है वो उसके पाद के मॉलिक्यूल्स, उसके पाद के पार्टिकल्स ट्रैवल किए आप तक तभी तो पहुंचे। यहां से मान लो ये निकाला, यहां से यहां तक आपके नाक पे पहुंच गया, तो यहां पर पार्टिकल ट्रैवल किए। आप देख सकते हो यहाँ पर जब पानी खौलाया जाता है तो पानी उबलने लगता है, तो पानी अपने आप ही कैसे मूव कर रहा है, मतलब मूव क्या, वहीं पर उबल रहा है, यानी कि हिल डुल रहा है। हिलने डुलने का मतलब उसके जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे हैं एक ही जगह पर, लेकिन कर रहे हैं, तभी तो यार वो उबल रहा है, तभी तो उसमें मोमेंटम हो रहा है, कुछ कुछ मूव कर रहा है उसके अंदर, उसके पार्टिकल्स ऊपर नीचे हो रहेंगे। तो आप देखोगे जब टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाता है, जब टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है, तो यही जो पार्टिकल मूव करते हैं वो और तेज मूव करने लगते हैं। समझ आया? जैसे मान लो आप हो और आपकी वाली हो, दोनों लोग अभी हो तो पार्टिकल्स मूव, मतलब साथ में हो, साथ में चल रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे दोनों के बीच गर्माहट आ जाती है, मतलब दोनों के बीच अगर मान लो गर्मा गर्मी हो जाए, तो देखो दोनों लोग काफी तेज मूव करके कोई इस डायरेक्शन में निकल जाएगा, कोई उस डायरेक्शन में निकल जाएगा। तो डायरेक्शन में निकलने मतलब काफी तेज मूव कर दोगे दोनों अपने रास्ते पर। तो वैसे ही जब पार्टिकल्स के नीचे आग लगाई जाती है, यानी कि जब इनका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, तो जो पार्टिकल्स रहते हैं कुछ ज्यादा ही तेज मूव करने लगते हैं। अभी अगर आप यही इंक गर्म पानी में डालोगे ना तो काफी तेज ये फैल जाएगा, कभी करके देख लेना। और अगर आपका भाई गर्म पाद मारेगा तो काफी तेज आपके पास आएगी, कभी कभी गर्म गर्म पाद निकलती है। तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं। इसका और बेटर एग्जाम्पल यार और कैसे दूं, आप अगर पानी गिरा दो तो पानी यहां से वहां तक चला गया, यानी कि जो पानी के पार्टिकल्स हैं वो कुछ ना कुछ मूव किए तभी तो यहां से वहां तक गया। वैसे जो गैस होती है, जो हवा होती है, वो आकर आपसे टकरा रही है, यानी कि उसके पार्टिकल्स आकर आपसे टकरा रहे हैं, यानी कि पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं तभी तो पार्टिकल्स हमेशा मूव करते रहते हैं। और अगर आप उनका टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे तो और तेज मूव करने लगते हैं। इसके बाद देखोगे पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, जो एक पार्टिकल होता है और जो दूसरा पार्टिकल होता है उसके बीच कुछ ना कुछ गैप होता है। अब ये कितना गैप होता है, जैसे कि आप देखोगे ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ऐसे ऐसे देखोगे उनके बीच कुछ ना कुछ गैप होता है। ये देखो गैप है ना, लेकिन ये गैप इतना कम होता है कि आप इसे आंख से तो देख ही नहीं सकते। लेकिन अब इसको हम कैसे महसूस करें कि पार्टिकल में गैप होता है, कैसे जाने? तो देखो इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल है। एक आप गिलास लो और उस गिलास में पानी ले लो। अब पानी और फिर उसमें चीनी डाल दो। मान लो यहाँ तक आप चीनी डाल दिए। अगर आप यहाँ तक चीनी डालते हो तो होगा क्या, इसको ध्यान से समझना। अगर आप यहाँ तक चीनी डाल दिए ना तो ये जो पानी का लेवल है यहाँ तक आ जाएगा कि नहीं? लेकिन आप इसको ऊपर से ऐसे गोल गोल घुमाकर पूरा चीनी को घोल दो तो ये जो पानी का लेवल यहाँ तक आया है फिर यहीं तक आ जाएगा जहां तक अभी है। तो भगवती धरा पनियम जो चिनियत हो गया कहाँ? हो गया, लेकिन गया तो गया कहाँ? तो ये जो पानी होता है, देखोगे आपको छोटे छोटे मॉलिक्यूल दिख रहे हैं ना, तो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं पानी के, उनके बीच भी गैप होता है। उनके बीच भी क्या होता है, इनका जो पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल मान लो एक ही होते हैं, तो ये मान लो उनके पार्टिकल्स हैं, तो इनके पानी के पार्टिकल्स हैं। तो इसमें आप चीनी घोले तो पानी के पार्टिकल्स चीनी के पार्टिकल्स आकर यहीं पर बैठ जाते हैं, यानी कि जो गैप है। अगर आप ज़्यादा चीनी घोल दोगे ना तो आप ये देखोगे यहाँ पर जो पानी के पार्टिकल्स हैं वहाँ पर अगर चीनी की मात्रा बढ़ जाएगी, यानी कि चीनी पूरी तरीके से जगह घेर लेगा उनके पार्टिकल्स के बीच, तब अगर आप चीनी घोलोगे तो कुछ समय बाद चीनी घुलती नहीं है, बहुत धीरे धीरे घुलेगी, क्योंकि जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है वो स्पेस भर चुका है। इसकी वजह से अब चीनी के जो पार्टिकल्स हैं और नहीं घुल पाएंगे। तब आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो पार्टिकल्स एक दूसरे मतलब मूव करने लगेंगे। जब मूव करने लगेंगे तेजी से तो थोड़ी बहुत जगह आ जाएगी। जैसे अभी आप बस उसमें जाते हो तो जब हचका लगता है, देखो अपने आप ही एडजस्ट हो जाते हो। मान लो
आप चीनी हो तो अपने आप ही एडजस्ट हो गए उसी के बीच में। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो पार्टिकल्स तेजी से मूव करने लगते हैं, जो चीनी नहीं घुली रहती वो भी जगह जगह पाकर घुल जाती है। तो आप अगर इसको इंग्लिश में पढ़ाना चाहोगे तो पढ़ लो, द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स मिनिमम इन सॉलिड, इंटरमीडिएट इन लिक्विड एंड मैक्सिमम इन गैस। तो सॉलिड के अंदर ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच जो स्पेस होता है वो काफी कम होता है। लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच जो स्पेस होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है, और जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच जो स्पेस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। अब कैसे होता है इसको मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन आप ये जानो अगर सॉलिड के पार्टिकल्स ऐसे ऐसे हैं, मतलब इतने पास पास हैं, देखोगे आप इसमें काफी कम कम आपको गैप दिख रहा होगा, तो लिक्विड के पार्टिकल्स कुछ ऐसे होंगे, इनमें कुछ ज्यादा गैप दिख रहा है, ठीक है। और जो गैस के पार्टिकल्स हैं तो वो कुछ ऐसे होंगे, इतना ज्यादा गैप दिखेगा, समझ आए। तो ये गैप की वजह से ही सॉलिड सॉलिड होता है, गैस गैस होता है, और लिक्विड लिक्विड होता है। इसीलिए अगर आप ईटा पाथर ले लो उसमें चीनी घोलोगे तो चीनी घुलेगी नहीं। क्यों नहीं घुलेगी? क्योंकि भाई उसके बीच स्पेस ही इतना कम है कि आप चीनी घोल ही नहीं पाओगे। और तो और दूसरी चीज, अगर लिक्विड ले लो तो लिक्विड के अंदर थोड़ी बहुत मतलब जगह होती है उसके पार्टिकल्स के बीच में, तो आप उसमें आराम से घोल सकते हो चीनी। और गैस भाई इतनी ज्यादा गैप होता है कि एक चीनी के जितना तो गैप ही होता होगा समझ रहे हो? तो आप गैस में फिर चीनी नहीं घोल सकते। उसके बाद आता है तीसरा जो इसका कैरेक्टरिस्टिक था, पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करके रखे रहते हैं। इंग्लिश पढ़ना बाद में, पहले हिंदी में अच्छे समझ लो। जैसे कि मान लो हम एक ठो लाइव एग्जांपल लेते हैं ईटा का। मान लो आपके घर बन रहा है और आपके पास एक ठो ईट आया, और आप देखना चाहते हो कि उसके अंदर जो पार्टिकल्स मॉलिक्यूल हैं उनके बीच कितना स्पेस है, तो कितना वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या वो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, जो अभी हम पढ़े ये तीनों पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक। तो ये देखो, सबसे पहले इस कैरेक्टरिस्टिक को जानो। जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे ईट का पार्टिकल्स आप देख रहे हो, इनके बीच आप देख रहे हो कि कुछ ना कुछ गैप है कि नहीं? तो आप हल्के मत ले लेना कि ये इतना कम, मतलब ऐसा गैप है तो इसको हम आराम से देख सकते हैं। यार बड़े से बड़े माइक्रोस्कोप नहीं देख पाते तो आप यहाँ कहाँ से देख पाएगी? तो ये जो पार्टिकल्स के बीच गैप होता है ये काफी कम होता है यार, काफी कम होता है। मतलब आप बड़े से बड़े माइक्रोस्कोप को लाओगे तब कहीं जाकर आपको दिखेगा लाखों करोड़ का माइक्रोस्कोप। ये जो गैप होता है ये काफी कम होता है। लेकिन ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना, एक दूसरे को हमेशा से अट्रैक्ट करके रखे रहते हैं। अब यार भगवान ऐसा मतलब इन लोग के अंदर डाल ही दिए हैं कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखे रहते हैं। क्यों अट्रैक्ट करके रखते हैं ये आप क्लास 11th और 12th में पढ़ोगे। अभी अगर पढ़ोगे तो मुड़ो कुपरा से निकल जाएगा, कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखे रहते हैं। तो जो सॉलिड का पार्टिकल होता है, वो जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं वो आपस में खूब तेजी से अट्रैक्ट करके रखे रहते हैं। जैसे कि अगर आपकी और आपकी वाली का अच्छा रिलेशनशिप है तो काफी मतलब लगाव कुछ ज्यादा ही होता है, अट्रैक्शन कुछ ज्यादा ही होता है। थोड़ा कम है तो कम अट्रैक्शन रहता है, और है ही नहीं तो कोई बात ही नहीं। तो अब ये जो पार्टिकल्स हैं ईट के, ये ईट क्या है? सॉलिड है। तो जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं उसके जो पार्टिकल आपस में खूब ज्यादा अट्रैक्शन में रहते हैं, खूब ज्यादा अट्रैक्ट करके रखे रहते हैं। लिक्विड के पार्टिकल थोड़े कम होते हैं और गैस के पार्टिकल बहुत कम एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखे रहते हैं। अब अगर सॉलिड के पार्टिकल ज्यादा अट्रैक्ट करके रखे हैं, सिंपल सी बात हो तो सॉलिड ज्यादा कठोर होगा, यानी कि ज्यादा मजबूत होगा। जैसे ईट है, ईट के अगर पार्टिकल्स खूब तेजी से अपने आप को अट्रैक्ट करके रखे हैं, तो अगर आप उसको ऐसे 20 से ईट को फाड़ना चाहोगे तो फटेगा ही नहीं, क्योंकि उसके पार्टिकल्स एक दूसरे को खूब तेजी से पकड़ के रखे रहे। आप तो इतनी जगह नहीं उसको तोड़ दो। हाँ बात अलग है, खूब बड़े दानों को ले आओ तो वो तोड़ देगा। तो लेकिन ये जो पार्टिकल होते हैं वो आपस में इतना तेज अट्रैक्ट करके रखे रहते हैं, तभी जो सॉलिड रहता है वो सॉलिड कहलाता है, क्योंकि वो काफी ज्यादा कठोर होता है। तो वही जो लिक्विड होता है, लिक्विड के पार्टिकल एक दूसरे को कम अट्रैक्ट करके रखते हैं, सॉलिड के मुकाबले थोड़ा कम करे रहते हैं। इसीलिए जो लिक्विड रहता है वो थोड़ा देखोगे बह जाता है। और जो गैस होते हैं वो गैस के पार्टिकल्स तो भाई काफी कम अट्रैक्ट करके रखे रहते हैं, इसीलिए जो गैस रहती है वो हमेशा बहते रहती है। अब अगर मान लो जो गैस के पार्टिकल हैं वो खूब तेजी से अपने आप को अट्रैक्ट करके रखे रहें, तो सिंपल सी बात है वो एक ही जगह स्टक हो जाएंगे, जाम हो जाएंगे, क्योंकि खूब तेजी से अट्रैक्ट करके रख रहे हैं, बह ही नहीं पाएंगे। जैसे अगर आपका और आपकी वाली का रिलेशनशिप काफी मजबूत है तो कोई अगर 20 से आएगा दरार डालने के लिए डाल ही नहीं पाएगा। वैसे सेम होता है इन पार्टिकल्स के बीच में, क्योंकि जब अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखे रहेंगे तो ज्यादा मजबूत होंगे, कम अट्रैक्ट करके रखे रहेंगे तो वही लिक्विड का रूप ले लेंगे, और कम अट्रैक्ट करके रखे रहेंगे तो गैस का रूप ले लेंगे। तो ये तीन प्रकार, मतलब तीन इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं। इंग्लिश में पढ़ाना चाहोगे तो कुछ इस तरीके, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स मैक्सिमम इन
सॉलिड इंटरमीडिएट इन लिक्विड, इंटरमीडिएट मतलब बीच का, मतलब सॉलिड से थोड़ा कम लेकिन गैस से थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्शन रहता है। और मिनिमम इन गैस, यहाँ हमारे एडिटर साहब मैक्सिमम लिख दिए हैं, क्या बताएं, थोड़ा पढ़े लिख लेते तो काम आ जाता उनके। अब अगर पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में आप पढ़ लिए हो ना, तो अब आपको सॉलिड लिक्विड गैस समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। सिंपल सी बात है, 3 कैरेक्टरिस्टिक थे कि एक ठो जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखे रहते हैं, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक था कि भाई उन दोनों के बीच गैप होता है, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक था ये हमेशा मूव करते रहते हैं पार्टिकल्स। अब बात करते हैं सॉलिड के बारे में, पार्टिकुलर, कि सॉलिड के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसा कैसा उसके अंदर वो बिहेवियर करता है। देखो तो जो स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट मतलब जो मैटर होते हैं उनके प्रकार आप मान सकते हो। जैसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड के बारे में, तो जो सॉलिड होता है उसका डेफिनेट शेप होता है। जैसे अगर आप ईटा पाथर को ले लोगे ना, तो ईटा पाथर देखोगे इसका जो शेप होता है वो फिक्स रहता है, इतना इसका शेप है। अब भाई हथौड़ी लेके तोड़ दो तो भाई बात अलग है, लेकिन ऐसे नॉर्मली रखा है तो उसका शेप ऐसे फिक्स रहेगा। और तो और इसकी बाउंड्री भी भाई फिक्स रहती है, डिस्टिंक्ट रहती है, मतलब अगर ईटा की ये कोना है तो यही कोना रहेगा, ठीक। दूसरी चीज, अगर आप वही गैस में देखोगे ना, तो गैस की कहाँ यार बाउंड्री होती है, कभी यहाँ है तो कभी वहाँ बह जाएगी। पानी यानी लिक्विड की कहाँ बाउंड्री होती है, अगर बोतल में रख दो तो बोतल की तरह हो जाएगी, गैस में रख दो ग्लास में रख दो तो ग्लास की तरह हो जाएगी, तो उसकी बाउंड्री नहीं फिक्स है, लेकिन सॉलिड की फिक्स रहती है। दूसरी चीज, रिजिड होता है और अनकंप्रेसिबल होता है। रिजिड का मतलब होता है कठोर होता है, सिंपल सी बात है, ईटा पत्थर कठोर ही होता है। और ये इनकंप्रेसिबल होता है, इसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते, ऐसे दबा नहीं सकते, टूट भले जाएगा, लेकिन आप सोच रहे हो जैसे गुब्बारा के अंदर हम हवा भर के ऐसे दबा दें तो कम हो जाता है, मतलब दब जाता है, लेकिन आप ईटा पाथर कहाँ दबा पाओगे। और तीसरी चीज, इसका जो वॉल्यूम रहता है वो भी फिक्स रहता है, वॉल्यूम फिक्स ही रहेगा भाई। जब कठोर रहेगा तो इसको आप कम ज्यादा कर नहीं सकते, भले तोड़ फोड़ दो लेकिन ये रहेगा उतना ही। अब अगर आप देखोगे ये उसके देखो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है, इस तरीके से ये मॉलिक्यूल्स अरेंजमेंट में रहते हैं, ठीक है। इसके बीच गैप देखोगे तो काफी कम गैप है, और इसके बीच अट्रैक्शन काफी ज्यादा होता है, इसीलिए ये सब ऐसे फिक्स रहते हैं। अब ये तो हो गए इनके सॉलिड के पार्टिकुलर के गुण के बारे में। अब बात करते हैं लिक्विड के बारे में। जो लिक्विड के गुण होते हैं, इनका जो शेप होता है, यहाँ देखो शेप भी गलत लिख दी है, इनका जो शेप होता है वो भी फिक्स रहता, वो फिक्स नहीं रहता। जैसे अगर आप इसको गिलास में रख दो तो गिलास के रूप में रहेगा, बोतल में रख दो तो बोतल के रूप में, गढ़ा वढ़ा हम देखोगे, गाँव में देखोगे तो उसकी तरह रहेगा, नहर वहर पे चले जाओगे तो नहर के रूप में रहेगा, और कहूँ बाल्टी में रख दो तो बाल्टी के रूप में रहेगा। तो इसका जो शेप रहता है लिक्विड का फिक्स नहीं रहता। इसकी जो बाउंड्री रहती है वो भी फिक्स नहीं रहती। गिलास में रहेगा तो गिलास के रूप में इसकी बाउंड्री हो जाएगी, बोतल में रहेगा तो बोतल के रूप में इसकी बाउंड्री हो जाएगी। उसके बाद ये जो रहता है, ये फ्लूइडिटी इसके पास रहती है, यानी कि बह सकता है, और तो और ये लो कंप्रेसिबल रहता है, यानी कि अगर आप इसको दबाना चाहोगे तो थोड़ा बहुत तो होगा लेकिन ज्यादा नहीं होगा। मतलब अगर ये गिलास में रखे हो और ऊपर से कुछ ऐसा ला रहे हो दबाने के लिए, हल्का फुल्का हो जाएगा लेकिन ज्यादा नहीं होगा, ठीक। और उसके बाद इसके पास डेफिनेट वॉल्यूम रहता है, यानी कि इसका जो वॉल्यूम रहता है वो फिक्स रहता है। अब बात करते हैं गैस के बारे में। जो गैस रहता है उसका भाई जो शेप रहता है वो भी फिक्स नहीं रहता। यहाँ पर भी देखो शेप गलत लिखे हैं, तो जो शेप रहता है उसका फिक्स नहीं रहता। गैस का यार कहाँ शेप फिक्स रहता है, कभी यहाँ बह रही है तो कभी वहाँ बह रही है। अगर पीछे से निकाल रहे हो तो उस रूप में निकलेगी, तो कहीं से बह कर आ रही है तो उस रूप में रहेगी। तो ये जो गैस रहता है इसकी बाउंड्री भी नहीं फिक्स रहती, और तो और ये इसके पास फ्लूइडिटी मतलब देखो जो फ्लो कर सके, बह सके, तो इसके पास बहने वाला खासियत रहता है, और ये हाई कंप्रेसिबिलिटी के साथ रहता है, यानी कि अगर आप इसको कंप्रेस करना चाहोगे, दबाना चाहोगे तो दब जाएगा। जैसे बैलून लिए हो और उस मतलब गुब्बारा लिए हो, गुब्बारे में हवा भरे हो, तो गुब्बारे की हवा को आप मतलब गुब्बारे को दबाओगे तो उसके अंदर की हवा जो है वो भी तो पिचकेगी, सिंपल सी बात है। अगर पिचकेगी तो सिंपल सी बात है उसका जो वॉल्यूम रहेगा वो थोड़ा कम हो जाएगा, यानी कि इसका जो वॉल्यूम रहता है वो भी फिक्स नहीं होता। और तो और ये जो रहता है कंप्रेसिबल रहता है, इसके पास बहने वाली खासियत रहती है, इसके पास बाउंड्रीज की फिक्स नहीं रहती, और इसका शेप भी फिक्स नहीं रहता। अब यहाँ पर एक बार लाइव एग्जाम्पल के साथ सारा चीज देख लो। जैसे कि मान लो एक तो प्लेट है, ये मान लो सॉलिड है, तो सॉलिड के पार्टिकल देख रहे हो कितने पास पास हैं, इनके बीच देखोगे स्पेस भी काफी कम है, तो ये इसीलिए सॉलिड रहता है, और इसके पार्टिकल्स अट्रैक्ट आपस में कुछ ज्यादा करके रखे रहते हैं, इसीलिए मजबूत रहता है, ठीक। इसीलिए इसकी बाउंड्री वाउंड्री सब चीज फिक्स रहती है। वहीं अगर लिक्विड की बात कर लें तो लिक्विड में आप देखोगे थोड़ा सा ज्यादा इसके बीच पार्टिकल्स के बीच गैप है, तो अगर पार्टिकल्स के बीच ज्यादा गैप है तो सिंपल सी बात है इसके पास थोड़ी फ्लूइडिटी आ जाएगी, थोड़ा बहने वाली खासियत आ जाएगी, और इसके पार्टिकल्स भी आपस में थोड़े कम अट्रैक्ट करके रखे रहते हैं। और
गैस की बात करें तो गैस में देख रहे हो कहीं यहाँ ज़्यादा गैप है तो कहीं यहाँ बहुत ज़्यादा गैप है, यहाँ ज़्यादा गैप है, यहाँ कम गैप है, तो इसके बीच जो गैप रहता है वो भी कुछ ज़्यादा रहता है। देख रहे हो कुछ ज़्यादा ही गैप है यहाँ पर। तो अगर इनके पास ज़्यादा गैप है और मैं ऐसे दबा दूँ तो सिंपल सी बात है इसके पार्टिकल्स कुछ पास पास आ जाएंगे, यानी कि इनके पार्टिकल्स का जो वॉल्यूम था वो थोड़ा कम हो गया, तो वॉल्यूम इनका कम किया जा सकता है। तो वहीं लिक्विड और सॉलिड का करोगे तो हालत ख़राब हो जाएगी, लेकिन इनका वॉल्यूम उतना कम नहीं होगा। तो ये खासियत थी आपकी सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। लेकिन अब बात करते हैं कि जो आपके सॉलिड और लिक्विड और गैस होते हैं, क्या इनका हम स्टेट चेंज कर सकते हैं? सोचकर यार काफी अचंभित महसूस होगा कि यार कैसे स्टेट का मतलब सॉलिड को लिक्विड में लेकर चले जाएं, लिक्विड को गैस में लेकर चले जाएं, या फिर गैस को हम डायरेक्ट सॉलिड में लेकर चले जाएं। सोचकर देख सकते हो, मतलब कोई गैस की चीज है उसको हम डायरेक्ट कठोर बना दें, कैसे? आइए जानते हैं, ये सारी चीजें भी साइंस में पॉसिबल है। देखो, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर का मतलब क्या है कि जो स्टेट है उस मैटर का उसको ही हम चेंज कर लें। जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसे हम स्टेट कहते हैं। जैसे सॉलिड एक स्टेट है, लिक्विड एक स्टेट है, तो गैस एक स्टेट है। तो सॉलिड को गैस में बदल दे, गैस को सॉलिड में बदल दे, सॉलिड को लिक्विड बदल दे। इस तरीके से काफी सारे कारनामे साइंटिस्ट ने बना कर रखे हैं। जैसे अगर हम जब टेम्परेचर चेंज करते हैं तो सॉलिड से लिक्विड बन जाता है, लिक्विड से गैस बन जाता है। जैसे कि अगर मान लो कोई बर्फ है, उसमें हम गर्मी मार दे रहे हैं तो डायरेक्ट लिक्विड में बदल जाएगा, यानी कि पहले सॉलिड था फिर लिक्विड में आ गया। अब कोई मान लो लिक्विड है यानी कि पानी है, फिर उसमें हम नीचे से आग लगा दिए तो भाई सिंपल सी बात है वो भाप बनकर उड़ जाएगा, यानी गैस बन गया। तो वो सॉलिड से लिक्विड हो गया, लिक्विड से गैस हो गया। तो टेम्परेचर जब हम बदलते हैं तो आप स्टेट भी बदल सकते हो, मतलब सॉलिड से लिक्विड कर सकते हो, लिक्विड से गैस कर सकते हो। लेकिन ये तो बात हो गई थी कि भाई किस तरीके से हम टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में कैसे बदल रहा है। लेकिन क्या आप एक खुफिया चीज जानते हो? खुफिया चीज ये है कि भाई आप प्रेशर को भी चेंज करोगे ना तब भी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में बदलता है। तो ये प्रेशर को भी चेंज करने से होता है। तो साइंटिस्ट लोग ये सब खोज निकाले होंगे खाली टाइम में, तो इसको आगे बाद में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम ये जानते हैं कि भाई टेम्परेचर यानी कि जब हम तापमान को ऊपर नीचे करते हैं, डिग्री सेल्सियस को ऊपर नीचे करते हैं, तो किस तरीके से ये टेम्परेचर बदलता है, आइए जानते हैं। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड इज स्टेट टू बॉयल एंड फॉर्म गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। मूडी के ऊपर से निकला ना, आइए देखो मैं बताता हूँ। जब भी हम को टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी लिक्विड में तो वो बॉईल करना स्टार्ट कर देता है। तो जब बॉईल यानी कि उबलना स्टार्ट कर देता है तो जिस टेम्परेचर पर उबलता है उसी को ही हम कहते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर और प्रेशर लिखा है, इसका मतलब कुछ है नहीं यार, यही जो आपका वातावरण है इसका जो प्रेशर है वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। ये आपको महसूस नहीं होगा लेकिन लगता है आपके ऊपर। वैसे ही अगर आप ऐसे कोई पानी को उबालते हो तो जिस टेम्परेचर पर उबलने लगता है वही उसका एटमॉस्फेरिक, वही उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। अब ये जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये सभी मटेरियल का अलग अलग होता है। जैसे जो पानी है वो क्या पता 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा हो, मान लेते हैं ये पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा था, ठीक है। तो वहीं अगर आप एक लोहा को उबालना चाहो तो उसके लिए आपको 1000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा चाहिए रहेगा, तब जाकर कहीं लोहा गलता है। और लोहा को उबालने की तो बात छोड़ ही दो, और उसको टेम्परेचर देना पड़ेगा 1500 टेम्परेचर देना पड़ेगा डिग्री सेल्सियस में, तब कहीं जाकर आपका लोहा पिघलता है। इतना ज्यादा टेम्परेचर इसको चाहिए रहता है। वहीं पानी को केवल 100 डिग्री चाहिए रहता है। वहीं अगर आप इस प्लास्टिक को पिघलाना चाहते हो तो क्या पता थोड़ा और चाहिए रहेगा, मतलब तो कम चाहिए रहेगा या फिर ज्यादा चाहिए रहेगा। तो इस तरीके से जो चीजें होती हैं वो जिस टेम्परेचर पे बॉईल करने लगती हैं वही उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। जैसे पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है तो पानी का 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं हर जगह ये सेल्सियस ही नहीं चलता। कुछ ऐसे देश हैं, कई ऐसे दुनिया के कोने हैं जहां पर केल्विन चलता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वहां पर 273.15 ये 0 केल्विन होता है। यानी कि अगर आप इसमें 1 बढ़ाओगे तब 1 डिग्री सेल्सियस होगा, 274 करोगे तब 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस माना जाएगा। 273 का मतलब 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो केल्विन होता है ये कई और देशों में काम आता है नापने जोखने के लिए। जैसे आप और हम अपना बुखार सुखार ये सेल्सियस में नापते हैं, फ़ारेनहाइट में नापते हैं, वैसे काफ़ी जगह होती है जहाँ केल्विन में नापा जाता है। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है के से। अब ये केल्विन भाई जब कई देशों में चलता है तो पढ़ना पड़ेगा।
तो इस तरीके से हम भाई टेम्परेचर को चेंज करके स्टेट को चेंज कर सकते हैं और प्रेशर को भी चेंज करके स्टेट को चेंज कर सकते हैं। और जिस टेम्परेचर पर कोई चीज उबलने लगे उसी को इसका हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। हर चीज का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है। अगर आप लोहा को उबालना चाहोगे तो काफी ज्यादा टेम्परेचर लगेगा, तो पानी को उबालना चाहोगे तो काफी कम टेम्परेचर लगेगा, खुद को उबालना चाहोगे तो और कम टेम्परेचर, काफी मतलब कितना लगेगा वो तो उबलने के बाद ही पता चलेगा। काफी जितने भी मटेरियल होते हैं उनको उबालने का उनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग रहता है। तो ये तो समझ गए कि भाई जब हम पानी को उबालते हैं तो भाप बनकर उड़ने लगता है बॉइलिंग पॉइंट पर। लेकिन कभी सोचा क्या कि यार ऐसा क्या होता है पानी के अंदर कि वो भाप बनकर उड़ने लगता है? आज तक आप ये तो जानते हो कि पानी भाप बनकर उड़ता है जब उसको हीट देते हैं, लेकिन ऐसा होता क्या है कि वो भाप बनकर उड़ने लगता है कि उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होता है? इसका भी उत्तर दिया गया है आपके किताब के अंदर, आइए जानते हैं। और अगर आप ये सब चीजें जानोगे तो आपकी जिंदगी इतनी सरल हो जाएगी, क्योंकि आपके साथ हमेशा ये बीतता रहता होगा लेकिन आप ये जानते नहीं होगे। सबसे पहली चीज, इसे हम कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ही बताता है आपको कि भाई क्यों पानी भाप भरकर उड़ने लगता है। पहली चीज आप ये जान जाइए कि ये लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में लिखा हुआ तय है, और ये आपके निजी लाइफ में भी काफी इस्तेमाल होता होगा, और आप अभी ये जान जाओगे तो कितना अच्छा फील होगा। पहली चीज तो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब ये होता है कि जब हम पानी को उबालते हैं या फिर खौलाते हैं तो जो पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है, जो मैंने आपको बताया था, जो पार्टिकल होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखे रहते हैं। लेकिन जब उसे हम हीट देते हैं तो वो जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखे रहते हैं वो कमजोर पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से उनके मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है वो कम हो जाता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो उनके मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे। और मैंने आपको पहले ही बता कर रखा है मॉलिक्यूल्स किसके दूर दूर होते हैं? गैस के। इसी वजह से जो पानी है जब उसको हम उबालते हैं तो भाप बनकर उड़ने लगता है। समझ आया? नहीं समझ आया? आइए फिर से अभी एग्जांपल लेकर समझते हैं। सबसे पहले आप ये जान जाइए कि मान लेते हैं ये एक कंटेनर है, और इस कंटेनर के अंदर कुछ इस तरीके से खूब ढेर सारे मॉलिक्यूल्स पानी के भरे पड़े हैं। तो ये मान लेते हैं कि एक कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर ये पानी के मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं, हालांकि दिखते नहीं है, मान लेते हैं दिख रहे हैं। तो जब अगर इसको हम नीचे से आग देंगे इस तरीके से, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो एक मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स को ऐसे खींच कर रखे रहता है, आपस में पकड़ के रखे रहता है, वो चीज ढिला जाता है। और जब ढिला जाएगा तो होगा क्या? सिंपल सी बात है कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं जो अभी इतने पास पास हैं वो मॉलिक्यूल्स इतने दूर दूर हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को खींच ही नहीं पाएंगे। अगर इतने दूर दूर हो गए तो कोई भी मॉलिक्यूल है अगर वो दूसरे मॉलिक्यूल से दूर है तो सिंपल सी बात है वो गैस का रूप ले लेगा, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, लिक्विड के थोड़ा और पास होते हैं, और सॉलिड के तो भाई बहुत पास होते हैं। ये पास क्यों होते हैं? क्योंकि इनके बीच यार एक खिंचाव, एक फोर्स रहता है, और ये फोर्स भाई भगवान ही दे रखे हैं, ऐसा नहीं है हम लोग दिए हैं। तो ये फोर्स जो है एक खिंचाव रहता है, सॉलिड में ज्यादा रहता है, लिक्विड में कम रहता है, और गैस में तो और कम रहता है। और इन्हीं की वजह से मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर दूर होते हैं, तो किसी में पास पास होते हैं, सॉलिड में पास होते हैं, लिक्विड में और थोड़ा दूर होते हैं, गैस में तो और थोड़ा दूर होते हैं। तो अगर आप कोई भी मॉलिक्यूल लो, अगर दो मॉलिक्यूल है उनके मॉलिक्यूल को दूर दूर कर दोगे तो गैस बनकर उड़ जाएंगे। आपके निजी लाइफ में भी होता होगा कि मान लो आप हो और आपकी वाली है, दोनों के बीच काफी गर्मा गर्मी हो गई, झगड़ा हो गया। तो जब दोनों के बीच हीट पैदा हो गई तो सिंपल सी बात है गर्मा गर्मी हो गई तो दोनों दूर भाग जाओगे। समझ आया? वैसे ही जब आप पानी के मॉलिक्यूल्स को हीट दोगे तो इन दोनों के बीच गर्मा गर्मी हो जाएगी, हीट की वजह से ये दोनों मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाएंगे, दूर दूर होंगे तो गैस बनकर वेपर बनकर उड़ जाएंगे। यही सेम चीज कहता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, बस अगर आप गर्मी देते हो इसे तो इसका जो मॉलिक्यूल्स है वो दूर हो जाता है तो भाप बनकर उड़ने लगता है। लेकिन अगर आप इसको पढ़ोगे तो भाई मूढ़ी खजुआते रह जाओगे, लेकिन समझ नहीं पाओगे। क्या लिखा है यहाँ पर? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर, हीट है भैया, हार्ट लिख दिए, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg लिक्विड टू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इसी कहते हैं। ये जो रहता है ओवरकम कर देता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच लगता है। सिंपल से यही कहता है।
और इसका आप एग्जांपल देख सकते हो कि यहाँ पर देखो एक भगोना टाइप का रखा है और उस भगोना में पानी है, इसको हम उबाल रहे हैं तो भाई देखो कि ये भाप बनकर उड़ने लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो ताकत लगी होगी मॉलिक्यूल्स के बीच, वो ढिला जा रहा है, जिसकी वजह से ये गैस बनकर उड़ जा रहा है। यही लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहता है। लेकिन अब हम एक ऐसे चरण पर आ गए हैं जो हमने पीछे पूरा पढ़ा कि भाई टेम्परेचर को किस तरीके से चेंज करते हैं तो क्या होता है, बस उसी चीज को आप यहाँ पर समराइज कर दे दो। सबसे पहली चीज सॉलिड, यानी कोई कठोर चीज है, जब उसमें आप हीट देते हो तो वो लिक्विड में बदल जाता है, और जब लिक्विड में भी आप हीट देते हो तो गैस में बदल जाता है। अब इसका एग्जांपल देख लो, जैसे यहाँ पर बर्फ है, बर्फ को हीट दोगे तो पानी में बदल जाएगा, पानी को भी हीट करोगे तो वो वेपर यानी गैस में बदल जाएगा। अब अगर इसी का उल्टा कर दो, जैसे गैस है, गैस को अगर आप ठंडा कर दो तो लिक्विड में बदल जाएगा। यहाँ पर जो गैस है अगर उसे ठंडा कर दो लिक्विड में बदल जाएगा, लिक्विड को भी ठंडा कर दो तो वो सॉलिड में बदल जाएगा। यहाँ पर पानी को अगर ठंडा कर दोगे तो बर्फ में बदल जाएगा। लेकिन अभी आप एक मूडी खजुआर रहे होगे कि भाई यहाँ पर जो गैस है जब उसको हम ठंडा कर रहे हैं तो कैसे पानी में बदल जाएगा, मैंने तो कहीं नहीं देखा। अरे भाई आप देखे हो, अगर आपके घर फ्रीज है तो आप इसे देखे होगे। मान लो आपकी जो फ्रीज है और उस फ्रीज के अंदर जो फ्रीजर है उसमें आप सब कुछ खाली कर दो और फ्रिज को पूरा फुल लेकर के चला दो। कुछ समय बाद आप देखोगे कि उस फ्रीजर के अंदर थोड़ा थोड़ा पानी के मॉलिक्यूल्स आ गए, थोड़ा पानी आ गया। ऐसे हाथ रखोगे तो पानी आपको थोड़ा पता चलेगा, और कुछ समय बाद फिर जाकर देखोगे लैटरिंग वोटरिंग करने के बाद तो उसमें आप देखोगे एक परत जम जाएगी पूरी बर्फ की। समझ आ रहा है? अब आप मुड़ी खजुआक सोचो कि ये पानी और बर्फ आया कहां से? ये आया वहां से क्योंकि जब आपने ठंडा किया किसे, फ्रिज को और फ्रीजर को, तो उस फ्रीजर के अंदर जो गैस मौजूद था तो भाई वो ठंडा हुआ, कूल हुआ, तो वो जैसे ही कूल हुआ तो वो लिक्विड में बदल गया, थोड़ा पानी में बदल गया। तो कुछ समय बाद आपको पानी दिखेगा। फिर जब ये लिक्विड भी भाई और कूल होगा तो ये बदल जाएगा सॉलिड में। तो यही कुछ होता है आपके फ्रीजर के अंदर, और आप इसे लाइव एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। लेकिन कभी क्या सोचा है कि भाई हम तो सॉलिड से लिक्विड बदल ले रहे हैं, लिक्विड से गैस बदल ले रहे हैं, लेकिन कभी ये सोच कर देखा है क्या हम सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदल सकते हैं? जी हाँ, बदल सकते हो। ये भी आपके पेपर में आ सकता है, जिसे हम कहते हैं भाई एक शॉर्ट फॉर्म में सब्लिमेशन। ये सब्लिमेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर आप स्टार लगा कर रख लो, ये इतना इंपॉर्टेंट है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और सब्लिमेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये कहता क्या है? इसका कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि भाई कभी भी जो सॉलिड है अगर वो डायरेक्ट गैस के रूप में बदल जाता है उसी को सब्लिमेशन कहते हैं। मतलब कोई आप देखो बर्फ को पिघलाओगे तो वो पानी के रूप में बदल जाएगा, डायरेक्ट गैस में नहीं बदलेगा। फिर जब गर्माओगे उस पानी को तब जाकर वो गैस में बदलेगा। लेकिन ऐसी चीजें आप बताओ जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में बदल जाए, उसी को सब्लिमेशन कहते हैं। अगर आप इसकी इंग्लिश पढ़ोगे तो कुछ ऐसा लिखा है, द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर, यानी कि जो सॉलिड है वो जब डायरेक्टली वेपर यानी गैस में बदल जाता है ऑन हीटिंग, मतलब जब उसे हीट करते हैं तो मतलब सॉलिड विदाउट पासिंग लिक्विड, जब लिक्विड में नहीं जा पाता उसी को हम सब्लिमेशन कहते हैं। यानी कि एक स्टेज से दूसरे स्टेज में ना जाए बल्कि तीसरे स्टेज में चला जाए, मतलब सॉलिड से लिक्विड में ना जाए, डायरेक्ट गैस में चला जाए, एक स्टेज से डायरेक्ट तीसरे स्टेज में चला जाए। यहां पर मैं लिख देता हूं, जैसे सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया और इधर गैस हो गया, तो सॉलिड से अगर डायरेक्ट गैस में चला जाता है उसी को सब्लिमेशन कहते हैं। अगर इसका आप एग्जांपल देखना चाहते हो तो जैसे अमोनियम क्लोराइड हो गया, कैम्फर यानी कपूर हो गया, नेफ्थलीन बॉल्स होगी और ड्राई आइस हो गया। और अगर आप इसके आगे ETC लिख दोगे ना तो और अच्छा है, क्योंकि दुनिया में काफी सारी ऐसी चीजें पड़ी हैं जो कि डायरेक्ट सॉलिड से गैस में बदल जाती है, उसी को हम सब्लिमेशन कहते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ और सारे एग्जाम्पल को मैं प्रूफ करके बताता हूँ। अमोनियम क्लोराइड इसका एग्जाम्पल आपकी किताब में दिया गया है, कैम्फर के बारे में भी मैं आपको बता ही दूंगा। नेफ्थलीन बॉल्स आप देखे ही होंगे जब आप अपने बाथरूम में, अपने बाथरूम में स्कूल वाले बाथरूम में जाते होगे टॉयलेट करने, तो उसमें आप देखोगे छोटी छोटी बॉल्स रखी रहती है, वही होती है नेफ्थलीन बॉल्स। वो देखोगे काफी अच्छा खुशबू मारता है, काफी लोग कहते हैं खाने का मन कर रहा है, लेकिन उसे खाना मत भैया तुरंत बीमार पड़ जाओगे। तो जो नेफ्थलीन बॉल्स रहती है वो गलती नहीं है, बल्कि उसमें से थोड़ी थोड़ी गैस निकलती है, क्योंकि वो डायरेक्ट ना गैस में बदलती है और कुछ काफी अच्छी खुशबू देती है यार, मजा आ जाता है सूंघ के। तो वो क्या रहता है, वो इसलिए रखा रहता है ताकि थोड़ी बहुत गंदगी को मार दे, और वो जो मतलब कहीं टॉयलेट करके आए हो तो कुछ समय बाद झराइन मारने लगता है, तो झराइन ना मारे यानी झाग ना मारे, तो वो
भाई डायरेक्ट मतलब वो नेफ्थेनिल बॉस पिघल पिघल कर खुशबू देती है, क्योंकि वो लिक्विड में जब नहीं बदलता, डायरेक्ट गैस में बदल जाता है। अब नेफ्थेनिल बॉस तो जान गए। ड्राई आइस आप देखे होगे, पहले की फिल्म देखते होगे जब रामायण उमायण आते थे और काफ़ी चीज़ें आती थी देशभक्ति वाली, तो उसमें देखते होगे जो राजा महाराजा रहते थे उनके घुटना तक देखोगे कोहरा टाइप का रहता था नीचे ना, और सोचते थे भाई यार अगर ऐसा हो तो मज़ा आ जाए, हम लोग यार इसमें छुपन छुपाई खेलने दिखेंगे ही नहीं, नीचे ऐसे छुप जाएंगे। असल में वहाँ ड्राई आइस रखी जाती थी। ये जो ड्राई आइस रहती है बर्फ़ की सिल्ली की तरह रहती है, बर्फ़ की तरह रहती है, पहचान नहीं पाओगे कि ये ड्राई आइस है कि बर्फ़ है। लेकिन उसमें एक चीज़ होता है कि वो ड्राई आइस ना पिघलते रहती है, लेकिन वो पिघलती है बर्फ़ की तरह नहीं, वो पानी में नहीं बदलेगी, वो डायरेक्ट गैस में बदलती है और उसमें से वाइट वाइट खूब गैस निकलती है, और वही ड्राई आइस ला कर रख दिया जाता था और उसी से पिक्चर बन जाती थी। नीचे से कोहरा टाइप का फैला रहता था, तो नीचे अगर उस पिक्चर में कोई कुछ पहने भी ना तो दिखता ही नहीं था, तो खर्चा बच जाता था। तो ड्राई आइस ये हो गया। अब आगे एग्जाम्पल देखते हैं जो आपकी किताब में दिया गया। जैसे ड्राई आइस तो मैंने आपको बता दिया, कपूर कैम्फर आप जानते होंगे, कैम्फर यानी कपूर। जब आप कपूर खरीद के लाते होगे तो उसको जब जलाते होगे तो देखोगे उस पर आग लग जाती है, लेकिन वो पानी में नहीं बदलता, डायरेक्ट वो धुआं बनकर उड़ जाता है, पानी में नहीं बदलता, यानी कि सॉलिड से डायरेक्ट देखो गैस में बदल गया। वैसे ही नेफ्थेनिल बॉल्स के बारे में आपको मैंने बता ही दिया, देखो ये जो गोल गोल का रखा रहता है, और अमोनियम क्लोराइड ये आपकी किताब में दिया गया है। तो ये देखो एक और एग्जाम्पल है, जैसे कि हमने एक तो स्टैंड रख दिया जिसको कि आप यहाँ बर्नर भी कह सकते हो, और ये बर्नर पर आग लगा दी। ऊपर हमने एक तो प्लेट रखा है और उस प्लेट के अंदर आप देखोगे हमने कपूर रख दिया, कैम्फर रख दिया, ठीक, और ऊपर हमने एक तो कुप्पी टाइप का रख दिया। अगर आप पहले के जमाने के लड़के होगे तो आपको पता होगा कि भाई जो कोटेदार होते हैं गाँव में, उनके यहाँ मिलता था मट्टिक तेल। अब मट्टिक तेल नहीं मिलता होगा क्योंकि आप लोग पढ़े ही नहीं हो मट्टिक तेल से, मतलब लालटेन। हम तो भाई अगरबत्ती की लाइट में पढ़े हैं, लेकिन आप नहीं पढ़े होगे। तो तब जब हम जाते थे लेने यार मट्टिक तेल ना, तो उस मट्टिक तेल को हम कुप्पी, एक होता है ऐसे गोल का होता है, आप लोग जानते भी तो नहीं होंगे, देखो ऐसे कुप्पी होता है इस तरीके से, ये कुप्पी ना यही ऊपर रख उठा है, बस ये कांच का है। अब यहाँ पर नीचे कपूर टाइप का रख दिया गया। नीचे जब आग लगाई जाती है तो ये कपूर जो है ना डायरेक्ट गैस बनकर उड़ने लगता है। ऐसा नहीं कि पिघल कर यहाँ पानी में बदल जाए, ये डायरेक्ट गैस बनकर उड़ने लगेगा। गैस बनकर उड़ेगा भी तो जाएगा कहाँ? भगवती धरक, हमने कहीं जगह ही नहीं दिया कि भाग पाए, तो इतने में ही ये अटक कर रह जाएगा। सोचोगे कि भाई ऊपर खुला, ऊपर चला जाए, ऊपर हमने रुई लगा दिया है, कोई कॉटन का कपड़ा ही लगा दो, समझ आया? तो ये कहीं नहीं भाग पाया। अगर कहीं नहीं भाग पाया तो हमें तो दिख रहा है ना कि भाई ये गैस बनकर उड़ रहा है, पिघल नहीं रहा। तो जब पिघल नहीं रहा तो इसका मतलब ये है, इसी को हम सब्लिमेशन कहते हैं, क्योंकि ये सॉलिड से डायरेक्ट ये गैस में बदल जा रहा है। और इसको आप फिर से देख सकते हो कि अगर आप सोच रहे हो कि भाई गायब हो गया, तो यहाँ से आप इसको बंद कर दो। जब इसको बंद कर दोगे थोड़ा यहाँ ठंडा होने लगेगा। जब ठंडा होने लगेगा ना, तो यही जो गैस है ये किनारे किनारे इसके आकर चाइना डिस्क की चिपकने लगेगी। तो आप देख सकते हो कि भाई वो वापस से यहीं पर आकर चिपक गया। यानी कि जब गैस था तो गैस से डायरेक्ट फिर से सॉलिड में आ गया, लिक्विड में नहीं बदलेगा, फिर डायरेक्ट ये सॉलिड में ही आ जाएगा, यहाँ पर आकर चिपक जाएगा। और जब आप यहाँ पर हीट दे रहे हो तो ये डायरेक्ट सॉलिड से गैस में बदल जा रहा है। तो ये एक एग्जाम्पल था। अब ये तो एग्जाम्पल हो गया, काफी इंपॉर्टेंट था, लेकिन हमने ये सारी बातें कर ली कि भाई जब हम टेम्परेचर को लगा रहे हैं तब कुछ ना कुछ हो रहा है, चाहे सॉलिड से लिक्विड बदल रहा हो, चाहे सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदल रहा हो। तो ये सारी चीजें आपने देख ली। तो हमने टेम्परेचर चेंज कर स्टेट को चेंज किया, लेकिन कभी क्या सोचा कि भाई प्रेशर को भी चेंज करके हम चेंज कर सकते हैं स्टेट को। यानी कि अगर हम प्रेशर लगाएंगे तो गैस से सॉलिड में बन सकता है, सॉलिड से लिक्विड में बन सकता है, प्रेशर को चेंज करके। आइए जानते हैं किस तरीके से प्रेशर को चेंज कर किया जाता है। अभी तक तो हमने टेम्परेचर पढ़ लिया। तो देखो, बाय चेंजिंग प्रेशर, सबसे पहली चीज, इफ वी कंप्रेस गैस इन सिलेंडर द डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ गैस इज रिड्यूस एंड फाइनली गैस इन लिक्विड, मतलब लिक्विफाइड हो जाएगा। अब कैसे? हम मान लेते हैं हमारे पास एक ठो भाई ऐसे सिलेंडर टाइप का है। ये जो सिलेंडर टाइप का है, इसके ऊपर हमने एक ठो पिस्टन लगा दिया। पिस्टन आप देख सकते हो, ये मतलब एक ठो लगा दिया मान लो, और इस सिलेंडर के अंदर हमने इसको ऐसे डाल दिया। तो आपको पता ही होगा कि सिलेंडर के अंदर पहले से तो कुछ ना कुछ गैस होगी ना। तो ये जो गैस होती है, जब इसको हम सिलेंडर से ऐसे ऊपर से दबाएंगे तो अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स होंगे, वो क्या होंगे? वो भाई पहले तो दूर दूर थे, लेकिन जैसे जैसे हम इसको दबाएंगे ना तो ये पास आ जाएंगे, और दबाएंगे तो ये देखोगे और पास आ जाते हैं। और जब ये पास आते चले जाते हैं तो मैंने आपको बताया था कि जो
गैस के पार्टिकल्स रहते हैं वो तो दूर होते हैं, लेकिन जब हम प्रेशर लगाकर उन पार्टिकल्स को पास ले आ रहे हैं तो सिंपल सी बात है, तो ये इतने पास मान लो आगे प्रेशर लगाकर, तो ये तो गैस वाले पार्टिकल्स हो गए क्योंकि इतने दूर थे, लेकिन अब ये और पास आ गए। तो आपको मैंने बताया गैस वाले पार्टिकल्स जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं, लेकिन जो लिक्विड वाले पार्टिकल्स होते हैं वो तो पास होते हैं, क्योंकि हमने प्रेशर लगाकर उन पार्टिकल्स को पास में ले आया। और अगर हम उन पार्टिकल्स को पास में ले आते हैं तो सिंपल सी बात है, जो गैस में था वो लिक्विड बदल जाएगा। और इसका लाइव एग्जांपल आपके घर में भी है। जैसे आप गैस सिलेंडर देखोगे, जो LPG वाला गैस आता है जिससे आपका गैस भरता है, जिस पे खाना बनता है, आपका गैस नहीं, जिस पे खाना बनता है वो अलग है। तो उस गैस सिलेंडर के अंदर इतना ठूस के गैस भरा रहता है कि अगर आप उसे कभी खोल कर देखोगे तो गैस ना लिक्विड के रूप में रहता है। यानी कि वो जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो इतने पास आ चुके रहते हैं, मतलब मान लो एक मॉलिक्यूल यहाँ है गैस का, एक मॉलिक्यूल यहाँ है, मतलब एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ। प्रेशर लगाकर हम मान लो इधर से प्रेशर लगा रहे हैं, वो ऐसे पास में आ गया। अब पास में आ गया तो मैंने आपको बताया ही था, जो पास में रहते हैं वो कौन से पार्टिकल्स रहते हैं, वो लिक्विड के रहते हैं। तो अगर आप कोई भी पार्टिकल दुनिया में है उसको पास में ले आओगे तो लिक्विड के रूप में बदल जाएगा, और पास में ले आओगे तो सॉलिड के रूप में बदल जाएगा। लेकिन इसको करने के लिए काफी ज्यादा ताकत लगती है। आप हाथ से नहीं कर पाओगे। सोच रहे हो भैया मैं हाथ से दबा दूं जो गैस है वो लिक्विड बदल जाए, हाथ से दबा दो जो लिक्विड में वो गैस सॉलिड में बदल जाए, ऐसा नहीं होता। इसके लिए काफी ताकत लगती है। और गैस सिलेंडर में देखते हो कितने प्रेशर से ताकत भरी रहती है। अगर उतनी ताकत हो आपके तो आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आप समझे कि जो मॉलिक्यूल्स है, जब उस पर हम प्रेशर लगाते हैं और जब वो मॉलिक्यूल्स पास में आ जाते हैं तो यहाँ पर तो गैस में था, यहाँ तक आते आते ये लिक्विड के रूप में बदल जाता है। और इसी का ही इस्तेमाल करके ड्राई आइस बना रहता है। ड्राई आइस का मतलब होता है भाई, जो CO2 होती है गैस, वो CO2 के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मान लो ये CO2 का मॉलिक्यूल्स है, तो इसको हम इतना मतलब प्रेशर लगा देते हैं कि जो गैस के पार्टिकल हैं वो सॉलिड में बदल जाते हैं और वो एक बर्फ की सिल्ली की तरह दिखता है ड्राई आइस। तो वही ड्राई आइस होता है जो कि CO2 होता है, जो कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड से बना रहता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वापस वो मतलब सॉलिड से देखो गैस में बदल लगती है, उसी को हम सब्लिमेशन कहते हैं। और वही चीज किया जाता है प्रेशर का इस्तेमाल करके, क्योंकि हम इतना प्रेशर ही लगा देते हैं कि गैस के पार्टिकल्स इतना पास आ जाते हैं कि वो सॉलिड का रूप ले लेते हैं। इतना पास आ जाते हैं जितना कि एक सॉलिड के पार्टिकल्स पास में रहते हैं। तो आपको ये भी पता चल गया कि हम टेम्परेचर चेंज करके और प्रेशर चेंज करके, दोनों को चेंज करके हम स्टेट को चेंज कर सकते हैं। स्टेट का मतलब क्या है? मतलब सॉलिड से लिक्विड बना सकते हैं, लिक्विड से गैस बना सकते हैं। समझ आया? अब हम बात करते हैं कि भाई ये सारी बकवास तो काफी ज्यादा हो गई। मतलब हमने हीट को मतलब हमने प्रेशर को चेंज किया, हमने टेम्परेचर को चेंज कर दिया। अब आओ अपने निजी लाइफ में, जो आपके हमेशा साथ में होता है। क्योंकि जब टेम्परेचर चेंज होता है तो आपको पता है कि जो भाप बनकर उड़ने लगता है इवापोरेशन कहलाता है ना। तो इवापोरेशन के बारे में आइए पढ़ते हैं, ऐसे ऐसे फैक्ट जानेंगे जो दिमाग आपका चक्रिया देगा, ऐसा मान लो। देखो इवापोरेशन क्या है? अ सरफेस फिनोमिना है ये, in which liquid change into vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation. Evaporation का सिंपल सा मतलब ये होता है, आप देखोगे आपके गांव में कुछ गड्ढा उड़ा होंगे जहां पर आप जाते होगे फ्रेश होने, उसके बाद वहां पर धोते होते होंगे, काफी लोग धोते होंगे, आप भी होते होंगे, आपके फ्रेंड सर्कल में होते होंगे, साथ में एक एक हाथ की दूरी बैठे होंगे। तो जब आप उस गड्ढा में धोने जाते होगे, देखते होगे जब गर्मी का मौसम आता है तो वो गड्ढा सूख जाता है। सूखता कैसे है? ऐसा तो नहीं है कि हमने यार उसके नीचे आग लगा दी हो और वो आग की वजह से बॉयल होकर उड़ गया हो। असल में हमारे एक ठो सूरज भगवान है। सूर्य भगवान, जब सूरज भगवान इस धरती पर लाइट फेंकते हैं, गर्मी में कुछ ज्यादा ही लाइट फेंकने लगते हैं और इतनी ज्यादा लाइट फेंकते हैं कि भैया 50 डिग्री सेल्सियस तक मेरे गांव चला जाता है। और इतनी गर्मी पड़ती है भाई, भीषण गर्मी पड़ती है। और वो जो गड्ढा पानी रहता है उसके ऊपर भी पड़ती है वो गर्मी, वो हीट पड़ती है। तो जब वो हीट पड़ती है ना, तो वो जो पानी की ऊपर वाली सतह है यानी कि सरफेस, उस पर सबसे ज्यादा हीट पड़ती है। और उस पर जब हीट पड़ती है तो वो पानी जो सरफेस पर है वो भाप बनकर उड़ने लगता है। लेकिन यहाँ पर आप ये देखोगे कि पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर थोड़ी ना पहुंचा, नहीं तो उबलने लगता। तो ऐसा मत सोचो कि जब 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है आपका पानी नहीं, जो पानी आप बर्तन में रखे हो वो पानी 100 डिग्री सेल्सियस तक जब पहुंचता है तो वो उबलना चालू करता है। लेकिन वो वेपर बनना उससे पहले भी चालू कर सकता है। अगर उस पर लगातार हीट पड़ते रही, भले ही बॉइलिंग पॉइंट तक ना पहुंचो,
तब भी वो भाप बनकर उड़ने लगेगा। अरे भाई, आपको एक जगह खूब खींच के मार दे और उसी जगह पर थोड़ा थोड़ा मारते रहे तो एक समय ऐसा आएगा उतना ही दर्द होने लगेगी जितना खींच के मारने पर हुआ था। समझ आया? तो वैसे ही जैसे कि मान लो गढ़ा है, ये काफी सुंदर गढ़ा है। जब यहां से सूरज भगवान हीट फेंक रहे हैं तो ये जो ऊपर वाली सतह देख रहे हो पानी की ना, इसी पर सबसे ज्यादा हीट लगती है। तो ये जो रहता है ये भाप बनकर उड़ने लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बॉइलिंग पॉइंट अपना टच कर दिया 100 डिग्री सेल्सियस, ऐसा नहीं है टच कर दिया। तो जब बिना बॉइलिंग पॉइंट को टच करे हुए पानी भाप पर उड़ने लगता है उसे हम इवापोरेशन कहते हैं। समझ आया? इवापोरेशन का मतलब आप अभी तक यही समझ रहे हो कि पानी भाप बनकर उड़ने लगता हो, तो उसे इवापोरेशन नहीं कहते। इवापोरेशन करेक्टली उसे कहा जाता है जब आप बिना बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचे, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुंचे हो और उससे पहले पानी भाप बनकर उड़ने लग रहा है, उसी को इवापोरेशन कहते हैं। इवापोरेशन में वो जो सरफेस वाला पानी, ऊपर वाला पानी रहता है, वही उड़ता है। जब वो उड़ जाएगा तो नीचे वाला पानी अब वो सरफेस मतलब वो ऊपर की सतह बन जाएगी, तो वो भी उड़ जाएगा। तो धीरे धीरे करके पूरा पानी उड़ जाता है। तब आपको लैट्रिन में जाना पड़ता है लैट्रिन करने, तब आप उस गड्ढे के पास नहीं जा पाते। अब समझ में आया? ये सारा इवापोरेशन की वजह से होता है। अब ये जो इवापोरेशन रहता है ना भाई, ये इवापोरेशन को काफी ऐसी सारी चीजें होती है जो कि इफेक्ट करती हैं। यानी काफी ऐसी सारी चीजें होती है जिनकी वजह से आपका इवापोरेशन, पानी का इवापोरेशन वो इफेक्ट हो जाता है। कैसे होता है? अब यहाँ इफेक्ट की जगह देखोगे हमारे एडिटर साहब ने इफेक्ट लिख दिया है, यहाँ होगा इफेक्ट, फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन। इवापोरेशन को इफेक्ट करने वाले ऐसे फैक्टर कौन कौन से हैं? सबसे पहला है एक्सपोज्ड सरफेस एरिया, यानी कि जो सरफेस एरिया है अगर वो ज्यादा होगा तो इवापोरेशन ज्यादा होगा, अगर वो कम होगा तो इवापोरेशन कम होगा। जैसे कि आप देख रहे हो कि अगर हम एक गिलास पानी रख दे छत पे और एक बाल्टी पानी रख दे छत पर, तो किस पे ज्यादा तेज इवापोरेशन होगा? सिंपल सी बात है कि बाल्टी में होगा, क्योंकि बाल्टी में ज्यादा धूप लगेगी तो जल्दी जल्दी पानी उड़ जाएगा भाप बनकर, और गिलास में कम धूप लगेगी क्योंकि इसका सरफेस एरिया कम है तो ये कल्ले कल्ले उड़ेगा। तो सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा इवापोरेशन उतना ज्यादा होगा, सरफेस एरिया जितना कम होगा उतना कम इवापोरेशन होगा। समझ आया? तो वही चीज इंग्लिश में लिखी है, इवापोरेशन इंक्रीज व्हेन सरफेस एरिया इंक्रीज, इवापोरेशन डिक्रीज व्हेन सरफेस एरिया डिक्रीज। इसके बाद देखते हैं कौन से और ऐसे चीजें हैं जो कि इवापोरेशन को इफेक्ट करते हैं। इंक्रीज टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो इवापोरेशन बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है? देखो, जैसे कि अगर आप मान लो अपनी चड्डी बनियान छत पे फैलाए हो और वो चड्डी बनियान खूब गीली है लेकिन गर्मी खूब तेजी से पड़ रही है, पता लगा छत पे फैला गए, नीचे तक पहुंचे तब तक सूख गया आपका चड्डी। समझ आया? क्योंकि यार जब जितना ज्यादा तेज टेम्परेचर रहेगा उतना ही तेज इवापोरेशन होगा। यानी कि उस चड्डी में जो पानी लगे हुए हैं, सोखा हुआ है, उस पर यार जब हीट पड़ेगी तो वो पानी इवापोरेट नहीं होने लगेगा, भाप बनकर उड़ने लगेगा। तो जब चड्डी में से सारा पानी खत्म तो चड्डी सूख जाएगी। तो कुछ इसी तरीके से होता है और इसी तरीके से आपका कपड़ा सूखता है। और अगर गर्मी ज्यादा तेज नहीं पड़ रही, टेम्परेचर ज्यादा नहीं है, तो आपकी चड्डी धीरे धीरे सूखेगी। जैसे आप देख सकते हो, इवापोरेशन इंक्रीज व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, इवापोरेशन डिक्रीज व्हेन टेम्परेचर डिक्रीज। अब तीसरा इफेक्ट करता है भाई ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब होता है वाष्पन। जैसे आप देखते होगे जब गर्मी आती है, गर्मी के बाद जब वही बरसात का मौसम आने लगता है तो देहियां एकदम चिपचिपाने लगती है, और इस हद तक चिपचिपाने लगती है कि एक दाएं कहीं से ऐसे रगड़ दो तो झुआ भर मैले निकल आता है। देख रहे हो इस लड़कवा को, क्या हाल हो गया बेचारे का। इतनी मतलब उतनी गर्मी नहीं है जितना इसके चेहरों पर पसीना टाइप का हो गया, एकदम वाष्पपन हो गया, चिपचिपा टाइप का हो गया, दही एकदम लिबलिबाने लगती है। तो यही होता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है जो आपका वातावरण है, उस वातावरण के अंदर या ना पानी के जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो थोड़ा ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जब बारिश होती है तो थोड़ा चिपचिपा ही स्पाइन हो जाता है। तो देखो प्रचार और चार आता है, ऑयली फेस, ये क्रीम लगाओ, मारेगा पूरा उज्जर हो जाओगे। तो वही सारी चीजें होती है। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो आप ये जान जाओ कि इवापोरेशन वहां पर कम होगा, और ह्यूमिडिटी कम है तो इवापोरेशन वहां पर ज्यादा होगा। मतलब अगर इस वातावरण के अंदर पानी की मात्रा ज्यादा है, यानी कि पानी थोड़ा ज्यादा उड़ रहा है, तो सिंपल सी बात है वहां पर थोड़ा ठंडापन ज्यादा होगा। ठंडापन होगा तो भाई धूप भले आ रही है लेकिन उतना तेज इवापोरेशन नहीं पाएगा, क्योंकि वहां पर उतनी टेम्परेचर नहीं है। और अगर ह्यूमिडिटी कम है तो मारेगा भाई, पूरा झुरवा देगा कुछ ही देर के अंदर। तो वही है, इवापोरेशन इंक्रीज व्हेन ह्यूमिडिटी इज लो। इसके बाद देखते हैं भाई कौन सा, हाँ, विंड है। विंड यानी कि हवा।
अब देखोगे जैसे हवा जितनी तेज रहती है उतना तेज इवापोरेशन होता है, हवा धीमे रहती है तो इवापोरेशन धीरे में होता है। जैसे अगर आप कपड़ा रखे हो, पता लगा आंधी आ गई लेकिन चिमटी लगाए हो तो आंधी ही आपका इस कपड़े को सुखवा देगी, और अगर हवा ही नहीं है, धूप भी नहीं है, तो आपका कपड़ा सूखने में 2 दिन लग जाएगा, ऊपर से बास भी मारने लगता है। तो वही देखो, इवापोरेशन इंक्रीज व्हेन विंड स्पीड इज इंक्रीज। तो यानी कि जब हवा तेज चलती है तो आपका कपड़ा भी जल्दी सूखता है। लेकिन इवापोरेशन हमेशा जो रहता है वो भाई ठंडा ही कूल करता है। इवापोरेशन से आज से जान जाओ भाई, ठंडक मिलती है। ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, ये एकदम लास्ट टॉपिक है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है कि जान जाओ हमेशा ये आता है। इसका एग्जाम्पल कभी ना कभी आपसे पूछेगा जरूर। देखो सिंपल सी बात है, कैसे करता है। जैसे कि अगर भगवान हमारे अंदर ये सिस्टम ना बनाए होते कि हम मतलब कपड़ा तो पहने लेकिन पसीना ना हो, तो आपकी ना देहियां जर जाती, घाम मुंह में निकलते। कैसे जर जाती? अगर पसीना हो रहा है ना तो आपके देखोगे थोड़ा ठंडक महसूस होती है। क्यों? अगर आपकी पसीना हुआ और आप जाकर तुरंत पंखा चला के बैठ जाओ, काफी ठंडी लगती है। ठंडी क्यों लगती है? क्योंकि जो वहां का जो पसीना है ना वो उड़ने लगता है, और जब पसीना उड़ने लगता है तो वो ठंडी करके जाता है। तो पसीना उड़ रहा है यानी कि वहां का जो पानी है वो उड़ रहा है, यानी कि इवापोरेट हो रहा है। तो इवापोरेशन से हमेशा कूलिंग होती है। अब इसका लाइव एग्जांपल भी आप घर पर करके देख सकते हो। आप एक काम करना ना, अपने हथेली पर सेंट रख लेना। सेंट जब आप रखोगे तो सेंट देखते हो अपने आप ही ना उड़ जाता है। तो जब वो उड़ता है तो वो क्या करता है कि जो आपके हथेली पर हीट है वो लेकर उड़ता है। क्योंकि जब भी कोई भी चीज इवापोरेट होती है या फिर पानी इवापोरेट होता है तो आरी बगल की हीट लेकर इवापोरेट होता है। तो यानी कि आपके हाथ के जो आरी बगल हीट है उसको लेकर वो इवापोरेट यानी कि उड़ जाएगा। तो आपके हाथ की जो हीट है वो कम हो गई, यानी कि वहां पर ठंडी ज्यादा हो जाएगी। तो इवापोरेशन से कूलिंग हुई कि नहीं? ऐसे काफी और सारे एग्जाम्पल है, अभी मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। अब दूसरा एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। कहा जाता है कि गर्मी में कॉटन वाले कपड़े पहनो। कॉटन वाले कपड़े को क्यों कहा जाता है पहनो? क्योंकि ये जो कॉटन वाला कपड़ा रहता है आपके शरीर पर जितना पसीना रहता है वो कपड़ा सोख लेता है। अब अगर वो कपड़ा सोख लिया तो सिंपल सी बात है, अभी भी आपके शरीर पर आकर धूप लग रही है। तो जब आपके शरीर पर आकर वापस धूप लगती है तो होता क्या है कि वो जो कपड़ा है ना, वो कपड़ा के अंदर जो पानी इकट्ठा हो गया, पसीना इकट्ठा हो गया, वो भाप बनकर उड़ने लगेगा। और मैंने आपको बताया जब भी इवापोरेशन होता है तो वो आरी बगल की हीट लेकर उड़ता है। यानी कि आपके कपड़े में जितनी हीट है, आपके शरीर के अंदर जितनी हीट है वो लेकर उड़ जाएगा, जिसकी वजह से पसीना जो होता है वो आपको कूलिंग प्रोवाइड कराता है। पसीना नहीं कराता, बल्कि जब वो भाप बनकर उड़ता है ना तो वो आपके शरीर की हीट ले लेता है, और जो वहां से सूरज से आ रही है वो तो हीट उसे मिल ही रही है, जिसकी वजह से वो भाप बनकर उड़ने लगता है, उसको इतना टेम्परेचर मिल जाता है। अगर वो आपके कपड़े की हीट ना ले, आपके शरीर की हीट ना ले, तो सिंपल सी बात है उसको इतनी हीट नहीं मिल पाएगी कि वो उड़ जाए। इसीलिए वो हीट ले लेता आपके शरीर की और आपके कपड़े की। अब अगर आपके शरीर और आपके कपड़े की हीट लेकर चला गया तो आपके कपड़े और शरीर में बचेगा क्या? भाई ठंडक ही बचेगी, क्योंकि हीट तो गई। जहां से आप गर्मी हटा दो वहां ठंडक आ जाती है। तो इसीलिए जो इवापोरेशन रहता है वो हमेशा कूलिंग प्रोवाइड कराता है, और इसीलिए कहा जाता है कि भाई कॉटन वाले कपड़े पहनो। आज तक नहीं पता होगा, अब जान गए होगे कि रियल में होता क्या। और एक एग्जाम्पल देखते होगे, कहा जाता है कि भाई मटके का जो पानी रहता है वो काफी ठंडा रहता है। क्यों रहता है? ऐसा इसलिए रहता है, इसमें भी इवापोरेशन का ही हाथ है। इवापोरेशन का हाथ इसलिए क्योंकि जो मटका होता है, इस मटके में ना आप देखोगे छोटे छोटे छेद होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, वो आपको दिखेंगे नहीं। जब आप मटके में पानी रखते हो तो उसी छोटे छोटे छेद में ये पनिया धीरे धीरे रसा रसा चला जाता है। आप देखोगे कि ये मटके में पानी रखो तो 2 से 3 घंटे बाद या फिर आधे घंटे बाद ये जो मटके का किनारे किनारे वाला है वो भी थोड़ा थोड़ा गीला हो जाता है, क्योंकि उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, वहीं से पानी रसा रसा के बाहर भी थोड़ा थोड़ा आने लगता है। अब होता क्या है, अब आप ये जानो, अगर उस मटके पर धूप लग रही है या फिर उस मटके पर गर्मी लग रही है, तो सिंपल सी बात है जो मटके का किनारे किनारे पानी आ गया है वो इवापोरेट होने लगेगा, क्योंकि उस पर गर्मी लग रही है। अब अगर वो इवापोरेट हो रहा है तो सिंपल सी बात है कि जहां से वो पानी उड़ रहा है, इवापोरेट हो रहा है, वहां की पूरी हीट लेकर चला जाएगा। अब सिंपल सी बात है, अगर मटके से पानी उड़कर जा रहा है मटके के किनारे किनारे से, तो मटके के किनारे किनारे जितनी भी हीट है उसको लेकर वो उड़ जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा, और मटके में बचेगा क्या? हीट तो गई, ठंडक ही बचेगी। इसीलिए जो मटके का पानी होता है वो काफी ठंडा रहता है,
उसके अंदर गर्मी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि किनारे किनारे पानी जो रहता है वो इवापोरेट होने लगता है और हीट लेकर मटके की वो चला जाता है, क्योंकि जो इवापोरेशन से होता है वो कूलिंग प्रोवाइड कराता है, क्योंकि वो सारी हीट लेकर पानी लेकर उड़ जाता है, क्योंकि अगर वो हीट नहीं लेगा तो उसको इतनी हीट मिल ही नहीं पाएगी वो भाप बनकर उड़ पाए। वही सेम सारी चीजें इसमें लिखी है। द कूलिंग कॉज्ड बाय फैक्ट दैट व्हेन अ लिक्विड इवापोरेट इट टेक्स लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्रॉम सराउंडिंग व्हिच ऑन लूजिंग दो ही लिख दी है फिर से, हैड गेट कूल्ड। इंग्लिश का जो मैंने हिंदी में बताया उसका मतलब यही है, लेकिन आप सोच रहे होगे यहाँ पर लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्यों लिख दियो। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब यही है कि भाई जब वो उड़ेगा कैसे, वो उड़ेगा तब ही जब उस पर हीट लगेगी, और जब हीट लगेगी तो जो आपके शरीर पर पानी यानी कि पसीना है उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो थोड़ा दूर दूर होने लगेंगे, और जब वो दूर दूर होने लगेंगे तभी तो वो वेपर बनकर उड़ेंगे, और वो वेपर बनकर जब उड़ेंगे तो आपके शरीर की हीट लेकर उड़ेंगे, क्योंकि आपकी शरीर की भी हीट और प्लस जो सूरज से हीट आ रही है वो तो है ही, तो दोनों की जब हीट मिक्स कर दोगे तो थोड़ी ज्यादा हीट हो जाती है, जिसकी वजह से वो पानी वेपर बनकर उड़ने लगता है, और जब वेपर बनकर उड़ेगा तो वहां की हीट लेकर उड़ेगा, और जब हीट लेकर उड़ेगा तो आप ठंडा जाओगे पूरे। समझ आया? तो यही है पूरा का पूरा चैप्टर, और इसी से ही आपके सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जहां से आपका क्वेश्चन आया हुआ 100% तय है। चैप्टर तो खत्म हो गया, लेकिन उसके अंदर जो न्यूमेरिकल बनेंगे, जो क्वेश्चन बनेंगे वो वहीं से बनेंगे, अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन आप ये भी सोच रहे होगे कि भाई यार बस मुझे एक ऐसा कहीं PDF दे दो जो आप सारी चीजें बताए हो वो एक जगह लिखी हो, वो भी हैंड रिटन नोट्स में आपकी और हमारी लैंग्वेज में। यार देखो, चैट GPT से लिखकर तो मैं भी आपको दे सकता हूँ, कोई भी AI टूल से भी मार दूं, पूरा चैप्टर की समरी दे देगा, लेकिन हैंड रिटन नोट्स में हिंदी भी लिखा रहेगा, इंग्लिश में लिखा रहेगा, डिजाइन भी बना रहेगा। जैसे आप नोट्स बनाते हो वैसे मैं बनाकर आपको दे रहा हूं। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक है, वहां पर जाकर फ्री में आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि जब आप टेलीग्राम पे जाओगे तो वहां पर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो, क्योंकि वहां पर मैं आपको काफी सारे लेटेस्ट अपडेट CBSE से रिलेटेड और आपके क्लास 9-10 से रिलेटेड सारी चीजें देता रहूंगा। और जो हमारा मिशन है, पेपर के लिए नहीं, खुद के लिए पढ़ना है, और जब आप आगे चलकर कुछ बनोगे, अपनी कंपनी खोलोगे, तो आप ये जानो कि ये इवापोरेशन जो होता है ये होता कैसे है, और आप उस फिनोमिना को समझ सको, ताकि आगे चलकर जब आप रॉकेट बनाओ, कोई भी चीज एलोन मस्क की तरह बनाओ, तो आपको ये चीज ना रहे कि रटा हुआ मैं आया हूं, यहां पर मैं भूल गया हूं। आपको ये रहे कि मैंने खुद के लिए पढ़ा। जब आप खुद के लिए पढ़ोगे तो आपको जिंदगी जन्म तक याद रहेगा। इसलिए हमें पढ़ना है, इस मिशन पर चलना है। पेपर तो यार बहुत आते जाते रहेंगे, बस डर तो इसलिए लगता है जो मम्मी पापा डांटते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आप खुद के लिए पढ़ोगे तो आप जितना पेपर के लिए पढ़ते उससे अच्छा नंबर स्कोर करोगे, क्योंकि तब आप अपनी लाइफ से रिलेट करोगे। जो आपके लाइफ में होता है वही चीज आपको पेपर में लिख कर आना पड़ेगा। समझ आया? आइए अब देखते हैं वो क्या चीजें हैं जो कि काफी अहम बना देती हैं इस चैप्टर को, और यहीं से क्वेश्चन पूछता है। यहां पर आपको मैं बता दूं, जैसे कि आप टेम्परेचर देखते हो सेल्सियस के अंदर, यानी कि सेल्सियस के अंदर, जैसे हम अपना टेम्परेचर नापते हैं सेल्सियस के अंदर, कहा जाता है कि भाई 36 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चला गया है इस दुनिया पर, अर्थ पर काफी ज्यादा गर्मी बढ़ गई है, तो हम सेल्सियस में नापते हैं। वैसे ही एक तरीके से और भी नापा जाता है टेम्परेचर को केल्विन में, केल्विन में। ठीक है, अब ये केल्विन अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस लोगे ना, 0 डिग्री सेल्सियस, वो 273 केल्विन के बराबर होता है, 273.15। अगर 15 भी हटा दो तो मोटा मोटा 273 केल्विन आप मान चलो। केल्विन को आप के से रिप्रेजेंट करते हो, लेकिन अब यहीं पर सारे एग्जामिनर क्वेश्चन बना देते हैं कि भाई इतना अगर सेल्सियस दिया गया तो उसको केल्विन में कन्वर्ट करो, या फिर अगर इतना केल्विन दिया गया तो उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करो। बस यहाँ पर आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, केवल प्लस माइनस करना है। आप देख लो यहाँ पर जैसे सेल्सियस दिया गया उसे हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो 40 डिग्री सेल्सियस दिया गया उसे केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल सी बात है, के लिखो, और यहाँ पर सेल्सियस कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने आपको बताया ही कि अगर आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 आप देख ही रहे हो, तो केल्विन में कन्वर्ट करने का मतलब 273 से प्लस कर दो, तो जो प्लस करने पर आंसर आएगा 3, 1, 3, 313 लगभग आएगा। यही आपका आंसर हो गया। बस आपको करना क्या है कि 273 से प्लस कर देना है जब भी केल्विन में आपको कन्वर्ट करना रहेगा सेल्सियस को। दूसरा,
यहाँ पर सवाल दिया गया है केल्विन से हमें सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, यानी कन्वर्ट 320 केल्विन को सेल्सियस में। यहाँ पर हमें माइनस कर देना रहेगा 273 से, तो यहाँ पर सी लिखो सिंपल सा। के यहाँ पर है, के कितना दिया गया है 320, माइनस कर दो 273 से। 273 से जब माइनस करोगे तो जो आंसर आएगा आपका कितना आएगा 47 डिग्री सेल्सियस आएगा, और ये 47 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर है। बस अब आप क्या करो कि जितने क्वेश्चन दिए हैं उसे बस आप प्रैक्टिस कर लो कि भाई मोटा मोटा क्वेश्चन दे देंगे, करना ही सिंपल सा सवाल रहेगा। बाकी अगर आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया हो तभी यार आप किसी की मदद करना ये वीडियो भेजकर, वरना मत करना, ठीक है? क्योंकि अगर आप इतने आसानी से एजुकेशन लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, अगर आपका भी यही मिशन बन गया है जो हमारा मिशन है, अगर आप और हम दोनों लोग साथ मिलकर ये मिशन को आगे बढ़ाते हैं कि भाई सस्ते में और अपनी हिंदी लैंग्वेज में एकदम अफोर्डेबल में, जैसे देसी लैंग्वेज में समझा जाता है वैसे समझेंगे, एग्जाम के लिए नहीं खुद के लिए पढ़ेंगे, ठीक है? अगर आप करना चाहते हो, इस मिशन से जुड़ना चाहते हो, आप भी आगे बढ़ना चाहते हो, तब ये वीडियो शेयर करना। बाकी अगर आप ये चाहते हो कि भाई इसकी प्लेलिस्ट मिल जाए, छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं वो मुझे क्लियर हो जाए, तो इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करके देख सकते हो। बाकी मिलेंगे इस प्लेलिस्ट में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।